प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम हम लेकर आए हैं साथियों। और देखिए निम्नलिखित में से प्रकाश की गति कितनी होती है। देखिए इसको क्या है, उन्होंने किलोमीटर प्रति सेकंड में लिखा है। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमाव दिया गया है क्वेश्चन में साथियों। प्रकाश की गति कितनी होती है, तो यहाँ पर आप देखेंगे बहुत क्लियरली 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, 4 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, उसके बाद 3.5 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड और 4.5 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। तो देखिए यहाँ पर आप थोड़ा सा देखिए, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो होगा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर आ रहा है और ये ऐसे प्रश्न आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों से सत्य कथन पूछा गया है। पहला ऑप्शन देख लेते हैं साथियों। तो पहला ऑप्शन देखिए, सूर्य का खिंचाव बल सौर मंडल को बांधे हुए। बिल्कुल साथियों, दो बातें ध्यान रखिए। एक शब्द होता है गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण बल। और गुरुत्वाकर्षण बल का जहां तक सवाल है, जो हमारे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, उस गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक अधिक किसका है, सूर्य का है। सूर्य का 28 गुना अधिक गुरुत्वाकर्षण बल है। तो ध्यान रखिए, देखो पृथ्वी का अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है साथियों, चंद्रमा का अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है, और आप सोचिए सूर्य का अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है। सर्वाधिक जो गुरुत्वाकर्षण बल है साथियों वो किसका होगा, सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य का होता है। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल राइट है, कोई सोचने की जरूरत नहीं है। और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का, पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल से 28 गुना अधिक होता है। और लेकिन एक बात थोड़ी सी मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर देता हूं, क्योंकि आपको कंफ्यूजन की स्थिति में रहते हैं साथियों। पृथ्वी पर सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य की अपेक्षा चंद्रमा का लगता है। क्यों? क्योंकि सूर्य हमसे लगभग 14.96 या 14.98 करोड़ औसत किलोमीटर की दूरी पर है, जबकि आप नोटिस करिए ये लगभग 4 लाख कह सकते हैं हम एक तरीके से, 4 लाख 3,84,000 के समथिंग जो है वो हमसे चंद्रमा है। इसलिए ध्यान रखिए पृथ्वी पर 11:5 कह सकते हैं। तो ज्यादा जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है सूर्य और चंद्रमा में से, वो किसका लगेगा साथियों, तो वो लगेगा चंद्रमा का। और उसी के कारण जो है गुरुत्वाकर्षण बल की प्रक्रिया के कारण ही आप नोटिस करिए ज्वार और भाटे की स्थिति क्या होती है, उत्पन्न होती है। तो दूसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं, सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का मुख्य स्रोत है। सौरमंडल का मुखिया यदि कोई होता है साथियों तो वो सूर्य होता है। और यहाँ पर आप देखिए सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश व ऊष्मा का मुख्य स्रोत है। राइट स्टेटमेंट है, नो डाउट। तो बहुत अच्छा, ये भी यहाँ पर। दूसरा, सूर्य अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। और चौथा ऑप्शन देखिए, सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। तो ये बात तो बिल्कुल ही क्लियर है। आप सब जानते हैं कि जो हमारा सूर्य है वो हमारे सौरमंडल के किस में है, केंद्र में है। तो केंद्र में है, और जब केंद्र में है तो आप ये भी नोटिस करिएगा, आप ये भी ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल सही बात है कि हमारे, अगर ये हमारा सन है और उसके चारों ओर क्या ग्रह उपग्रह और जो ये कह सकते हैं अन्य खगोलीय पिंड है वो क्या कर रहे हैं, परिक्रमण कर रहे हैं साथियों। तो ये स्टेटमेंट भी सही होगा। दूसरा, सूर्य अत्यधिक गर्म गैसों को बना है। तो मैं चलते चलते आपको दो बातें बता देता हूं साथियों कि सूर्य के अंदर अगर हम बात करेंगे, यहां से आपको दो बातें बहुत स्पष्ट देख लेनी है। सूर्य, और जो हमारा सूर्य है उसके अंदर दो गैसें पाई जाती हैं, एक हाइड्रोजन और एक हीलियम। राइट, 71% सर्वाधिक हाइड्रोजन, और यहां पर हमने कहा कि लगभग 26.5% हमारा हीलियम पाया जाता है, और 2.5% जो है वो अन्य गैसें। ठीक है, अन्य गैसें, ये हमारा सन है, और सन के में सबसे ज्यादा गैस कौन सी होती है, हाइड्रोजन 71%। ठीक है, 26% आपका हीलियम है, और 2.5 ये आपकी अदर गैसेज हैं। और आप ये भी जानते हैं साथियों कि हाइड्रोजन का हीलियम में क्या होता है, कन्वर्जन होता है। तो उसी के कारण नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है, और नाभिकीय संलयन के कारण ही सूर्य की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत वही होगा। नाभिकीय संलयन के कारण ही वहां पर क्या होती है, ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर क्या होता है, तो मैं आपको थोड़ा सा चलते चलते बता देता हूं। आपको ये हल्का सा थोड़ा सा ध्यान में रखना, मैं यहाँ पर लिख देता हूं आपके सामने जगह। आप देखिए यहाँ पर अगर देखेंगे
तो ये आपका जो है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के जो दो अणु है वो आपस में जुड़ते हैं, तो आप देखिए वो हीलियम में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, और उससे क्या होती है, ऊर्जा। तो देखिए ये नाभिकीय संलयन की है, ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और वो उसका किसमें कन्वर्जन हो जाएगा, हीलियम में। तो ये नाभिकीय संलयन की क्रिया देखने को मिलती है साथियों। तो ऑल ऑफ द अबव जो स्टेटमेंट है वो सही है, सभी सभी कथन सही है, ठीक है, सही है। तो ऑल ऑफ दी अबव ऑप्शन आल्सो इज राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है साथियों, बहुत अच्छे प्रश्न हम लोगों ने आज आपके लिए रखे हैं। बुध का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल सौर मंडल के सभी ग्रहों में सबसे कम है, यह कितने दिनों में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर लेता है? साथियों बहुत अच्छा प्रश्न है। आप देखिए 200 ये भी नहीं होगा, 800 भी नहीं होगा, यहाँ का राइट आंसर जो है वो 88 दिन होगा। पहली बात तो परिक्रमण पूछा है, आप ये भी जानते हैं सन है, और सन के सबसे नजदीक यदि कोई ग्रह है तो वह कौन सा है, बुध है। और बुध आप देखिए सबसे छोटा भी है, क्या है, सबसे छोटा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा सबसे छोटा ग्रह कौन सा है सौरमंडल का, बुध है। सबसे बड़ा तो बृहस्पति है, आप सब जानते हैं, ठीक है। तो सबसे छोटा जो है वो बुध है, और क्योंकि ये सूर्य के सबसे नजदीक है तो इसकी जो परिक्रमण व्रत कह सकते हैं एक तरीके से, वो कम है, तो इसलिए स्वाभाविक सी बात है उसका जो परिक्रमण काल है वो सबसे कम होता है। और सबसे ज्यादा अगर पूछेंगे तो नेपच्यून का होगा, क्योंकि नेपच्यून सबसे अधिक दूरी पर है। बहुत अच्छा प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर आ रहा है, तारे का रंग सूचक है। बहुत अच्छा प्रश्न। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, और हमारे YouTube चैनल पर साथियों तो बहुत अच्छा आप लोग सब देख रहे हैं, आप सबका स्वागत है। और हम लोग थोड़ा सा लेट हुए, उसके पीछे कई कारण थे साथियों। ये देख लीजिए, नेक्स्ट जो है वो बढ़ते हैं। तारे का रंग सूचक है उसकी ज्योति का, सूर्य से दूरी का, उसकी पृथ्वी से दूरी का, और उसके ताप का। तो देखिए ये ऑप्शन पर आप गौर करिए, क्योंकि तारे का रंग जो है वो द्योतक होता है, किसका, आप नोटिस करिएगा, उसके ताप का। बहुत अच्छा प्रश्न। ये प्रश्न एसएससी सीजीएल के अंदर एक बार पूछा गया है, और एक बार एनटीपीसी में भी ये प्रश्न आपके रखा गया है। बहुत अच्छा प्रश्न था साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर आ रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो अच्छा प्रश्न, पृथ्वी जितना बड़ा है। तो देखिए बुध ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि सबसे छोटा है। मंगल, शुक्र और यम, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो शुक्र हो जाएगा। देखिए पृथ्वी की बहिन, यहां पर देख लीजिएगा, पृथ्वी बहिन, बहिन सांझ का तारा, सांझ का तारा, इसको इंग्लिश में लिख देता हूं मैं, आपको याद रह जाएगा, इवनिंग स्टार। साथियों ये भी इसको कहते हैं शुक्र को। इसके अलावा आप देख लीजिए भोर का तारा, भोर का तारा, मॉर्निंग स्टार, ये भी इसी को कहेंगे। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए इसके अलावा आप यहां पर देखिए और भी मैं नाम लिख देता हूं, आपको ध्यान में हो जाएगा। इसी शुक्र को क्या कहा जाता है, यह है सबसे चमकीला, क्या है, सबसे चमकीला, सबसे चमकीला ग्रह है। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है, सबसे गर्म, ध्यान रखिए सबसे गर्म ग्रह है। तो सबसे चमकीला, सबसे गर्म, इसे मॉर्निंग स्टार कहते हैं, इसे इवनिंग स्टार कहते हैं, और इसे ही सौंदर्य या सुंदरता का ग्रह भी कहते हैं साथियों। तो बहुत इसके नाम हैं, और अक्सर परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं। इसे एक नाम से, और क्योंकि आप देखिए इसमें आपने देखा होगा जितना आकार है, इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह। तो देखिए कितने नाम और कितने ऑप्शन आपको हमने दे दिए हैं। शुक्र को चमकीला तारा, सबसे चमकीला तारा है, सबसे गर्म ग्रह, सुंदरता का पृथ्वी की बहिन, जुड़वा ग्रह कह सकते हैं, पृथ्वी का मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार। बहुत अच्छा जो है ये आप देख सकते हैं साथियों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 8। ये देखिए बीच में हमने आपको एक स्क्रीन दिखाई है साथियों, अगर आप इसको देखेंगे
तो आपको यहाँ पर आपको समझ में आएगा। यहाँ पर आप देखिए आसानी से, अच्छा प्रश्न जो है वो अगर आप देखेंगे इसको तो साथियों यहाँ पर आप देख पाएंगे, आपने देखा यहाँ पर बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, यानी इसको हम कह रहे हैं यूरेनस, किसको, अरुण को, और वरुण को क्या कहा जाता है, नेपच्यून कहा जाता है। थोड़ा सा देखो सर, एक बार टेक्निकल टीम देखे, हल्के से व्यवधान हो रहा है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक अपने स्क्रीन पर इसको दिखाया है, आप इसको देखिए, बुध ग्रह, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, हमने इसको क्रम से भी लगाया है, ठीक है। ये यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर, ये लीजिए नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है साथियों। तो आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो बहुत क्लियरली आपको समझ में आएगा। ये देखिए सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। देखिए कितना अच्छा प्रश्न जो है वो हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आए हैं साथियों। इस प्रश्न पर बहुत गौर से देखिए, सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। तो ऐसा प्रश्न जो है वो जनरली आपसे कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, और मैं ये कह सकता हूं एक तरीके से, तो इसका सबसे राइट आंसर जो है वो शनि होगा। और आपको ये भी ध्यान में रखना है साथियों, अगर आप इसको थोड़ा सा देख लेंगे तो सबसे कम घनत्व, एक तो ये बात ध्यान रखिए, सबसे कम घनत्व इसी का है, ठीक है, 0.70 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर ये है। और लेकिन अगर ध्यान रखिए सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह पूछ ले, सर्वाधिक घनत्व किसका पाया जाता है, पृथ्वी का 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। देखिए बहुत अच्छा, आप इस पर गौर करिएगा। मैं फिर रिपीट कर देता हूं वंस अगेन साथियों, अगर आप देख रहे हो सबसे कम घनत्व यदि पाया जाता है तो वो किसका पाया जाएगा, वो पाया जाएगा शनि का। और सर्वाधिक यदि घनत्व आप लोग देखेंगे तो वो किसका पाया जाएगा साथियों, तो वो पाया जाएगा पृथ्वी का, सर्वाधिक घनत्व वाला। बहुत अच्छा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आजकल ट्रेंड कर रहे हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर अगर 7 को आप देखेंगे तो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न आप देख रहे हैं, अगर आप इस प्रश्न को देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें इसका टाइटन ये तो नहीं होगा, मिरांडा भी नहीं है, और चंद्रमा, तो आप देखिए इसका उत्तर हो जाएगा गैनीमेड। इसको इस तरीके से भी लिखा आप देख सकते हैं कई बार, गैनीमेड। और ये किसका है, तो साथियों ये किसका है, बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है। किसका है, बृहस्पति ग्रह का क्या है साथियों, उपग्रह है, ठीक है। तो बृहस्पति ग्रह का ये उपग्रह है, इसको आप देख रहे होंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 4 नंबर वो राइट हो जाएगा। अच्छा प्रश्न है, अगर आप इसको देख लेंगे तो वो इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 8। साथियों आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8 अगर आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है। यानी आपको ये बताना है कि कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है। जल्दी से बताइए, आपका कमेंट देख लेते हैं, ठीक है, जल्दी से बताइए साथियों क्या आएगा इसका राइट आंसर। आप ऑप्शन आपके सामने, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु ग्रह और निहारिका। जल्दी से बताइए क्या आएगा इसका राइट आंसर, कौन सा, बताइए जल्दी करिए, जल्दी से जल्दी आप लोग बताइए इसके बारे में, ठीक है। तो साथियों अगर आप इसको देखेंगे तो अगर इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा निहारिका, ठीक है। तो निहारिका जो है वो आप देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वो हमारे सौर परिवार का भाग नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक ग्रह नहीं है। देखिए आंतरिक ग्रह नहीं है ये पूछा है, तो बुध तो आंतरिक है, शुक्र भी आंतरिक है, पृथ्वी भी आंतरिक है, शनि जो है वो बाह्य है। कौन सा ग्रह है, बाह्य ग्रह। तो साथियों मैं थोड़ा सा इसके ऊपर डिस्कशन चाहूंगा, यहां से कई बार प्रश्न जो है वो पूछ लिया जाता है, तो इसको मैं आपको दिखा देता हूं हल्का सा, कौन से आंतरिक ग्रह होते हैं, कौन से
ये कह सकते हैं। तो इसका राइट आंसर तो क्या हो जाएगा, शनि हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको थोड़ा सा देख लेंगे तो आपको बहुत क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। ये देख लीजिए, मैं आपको एक चित्र के माध्यम से बता रहा हूं। आप अगर देखेंगे, देखिए यहां पर ये हमारा सन है, क्या है, ये मैं बड़े तौर पर ले रहा हूं, सन है। और सन हमारे सौर मंडल के सबसे केंद्र में साथियों, किसमें है, केंद्र में है। अब हम दूसरा यहां पर सूर्य के सबसे नजदीक यदि हमारा कोई ग्रह है तो वो बुध है, मरकरी। और मरकरी के जस्ट बाद में आप देखिए, यहां पर मैं अलग अलग कलर में इसको प्रदर्शित कर रहा हूं साथियों। अगर आप ये देख रहे हो तो ये हमारा वीनस है, और वीनस को हम क्या कह रहे हैं, शुक्र है। ठीक है, शुक्र के बाद में नेक्स्ट आप अगर देखेंगे तो ये हमारा, आप देखेंगे तो यहां पर हमारा अर्थ है। अर्थ का मतलब पृथ्वी है। पृथ्वी के बाद में अगर आप देखें तो देखिए यहां पर आप नोटिस करिए, और एक कलर चेंज कर लेते हैं साथियों। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये यहां पर ये हमारा मंगल है। ठीक है, मंगल यानी जिसको हम मार्स कह रहे हैं। और अब आप देखिए यहां पर हमारे पास जो आ रहा है वो हमारा क्या आ जाएगा, तो इसमें भी कलर चेंज कर लेते हैं अपन। नेक्स्ट कलर ले लेते हैं, एक ब्लैक कलर देख लेते हैं। तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, जुपिटर आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, जुपिटर। तो इसको ये हमारा यहाँ पर बृहस्पति, ये बृहस्पति होगा। बृहस्पति के बाद में साथियों अब सटर्न हमारा हो जाएगा, शनि। और शनि के बाद में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत क्लियरली दिखाई देगा, नेक्स्ट जो है हमारे पास दो ग्रह और हैं। ठीक है, ये लीजिए, ये वाला पार्ट है। तो ये हमारा अरुण है साथियों, और ये हमारा वरुण है। तो इसको हम कह रहे हैं यूरेनस, और इसको हम एक और नाम से जान रहे हैं, नेपच्यून। ठीक है, तो ये हमारा क्रम है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। बहुत अच्छे से आप ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, अगर आप देख रहे हो, देखिए सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह, बुध। और 8 में से अगर आप ये देख रहे हो मंगल, पृथ्वी, देखिए यहां से गौर करिएगा, मैं रेड पेन से कर रहा हूं, आप बहुत क्लियरली देखिएगा। पृथ्वी, मंगल, पृथ्वी, बुध और शुक्र, ये जो ग्रह हैं, ये ग्रह तो कहलाते हैं आंतरिक। क्या कहलाते हैं, आंतरिक। और आंतरिक ग्रह को ही क्या कहते हैं, पार्थिव। क्या कहते हैं, पार्थिव। इस आंतरिक का नाम है पार्थिव। ये लीजिए पार्थिव। ये तो है क्या, आपके आंतरिक ग्रह। और पीछे के अगर आप 4 देख रहे हो, ये वाले ग्रह आपके हैं बाह्य। कैसे हैं, बाह्य ऑब्लिक गैसीय ग्रह, ऑब्लिक जोवियन ग्रह। क्या, जोवियन। तो अब आप देख लीजिए, उसने पूछा था कौन सा नहीं है, तो बुध, शुक्र और पृथ्वी, ये तो है, शनि नहीं होगा, राइट। तो बहुत अच्छे से आप देखिए, अच्छा प्रश्न है। और कई बार तो आंतरिक ग्रह, और आंतरिक ग्रह का दूसरा नाम क्या है साथियों, पार्थिव ग्रह, राइट। तो यहां पर आप देख लीजिएगा, अच्छा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आया हुआ है। आगे बढ़ लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। बहुत अच्छा प्रश्न है, क्षुद्र किन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं। अब आप देखिए, क्षुद्र किन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं, ऐसा प्रश्न जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिहाज से। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर आप इसका देखेंगे ऑप्शन, वरुण अरुण, यहाँ तो क्षुद्र ग्रह होंगे नहीं, शुक्र और पृथ्वी यहाँ पे नहीं होंगे, मंगल और बृहस्पति। देखिए इस ऑप्शन पर गौर करिए, यहाँ पर आपका मार्स है। ठीक है, मार्स के बाद में आपका कौन सा है, जुपिटर है। कौन सा है, जुपिटर। और अगर आप इसको देख रहे हो तो इनके बीच में ये जो है, ये देखिए, ये आपके यहाँ पर, ये आपका कौन सा हो गया, बृहस्पति। और यहां पर आपका कौन सा है, मंगल। इनके बीच में जो पाए जाते हैं वो क्या पाए जाते हैं साथियों, क्षुद्र ग्रह। तो राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, मंगल और बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर आ रहा, बहुत अच्छा प्रश्न है जो जनरली आपको काफी परेशान भी करेगा। ठीक है, और मैं ये कह रहा हूं साथियों, अच्छे अच्छे प्रश्नों की हम लोग श्रृंखला लेकर आए हैं। तो अगर हमारा ये कार्यक्रम, कक्षा कार्यक्रम आपको अगर समझ में आ रहा हो साथियों, तो
हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बाय एनके यादव को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथियों, आप लोगों का उत्साह और आप लोगों का सम्मेलन, जिस तरीके से आप लोग हमको एक नई ऊर्जा प्रदान करेंगे, जैसे जैसे आप लोग हमसे जुड़ेंगे वैसे वैसे हमें महसूस होगा और हम हमारा जो मन है वो एक नए ऊर्जावान रूप से कार्य करने के लिए क्या होगा, प्रेरित होगा। तो देखिए क्वेश्चन, देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, सूर्य से पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति पर प्राप्त होने वाली ऊष्मा ऊर्जा प्रति इकाई क्षेत्रफल का सही बढ़ता हुआ क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। देखिए एक बात को आप ध्यान रखिए, ये कह रहा है सूर्य से प्राप्त होने वाली क्या, प्राप्त ऊष्मा, और प्राप्त ऊष्मा में बात कर रहा है किसकी, प्रति इकाई की। किसकी बात कर रहा है, प्रति इकाई की। तो साथियों अगर आप इन तीनों में से हमें को क्या करना है, बढ़ता हुआ क्रम, क्या कर रहे हैं अपन, बढ़ता हुआ क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ये अच्छा है, ये प्रश्न जो है वो आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। ठीक है, अगर आप देखेंगे इस प्रश्न को तो यहाँ पर आप देखिए सबसे जो यहाँ पर ज्यादा रूप में, अगर बढ़ते हुए क्रम के रूप में अगर आप देख लेंगे इसको, तो देखिए बृहस्पति, मंगल और पृथ्वी, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बृहस्पति, मंगल और पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके स्क्रीन पर आ रहा है साथियों, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर आ रहा है। यहाँ पर देखिए पृथ्वी का वह यमज नक्षत्र कौन सा है जो आमाप घनत्व और द्रव्यमान में पृथ्वी जैसा दिखाई देता है। देखिए पृथ्वी जैसा जहां भी शब्द आ जाए, चाहे पृथ्वी का जुड़वा ये कह सकते हैं, हालांकि साथियों पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। क्यों, जल के कारण, तो पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। और अगर आप यहाँ इस प्रश्न को देख रहे हो तो इसमें मैंने कई बार कहा है, जैसा भी पृथ्वी के समान की बात वो जब भी करेगा तो उसका राइट आंसर जो है वो हमारा शुक्र होगा। तो देखिए शुक्र जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 13 नंबर क्वेश्चन आ रहा है साथियों, निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं। देखिए अच्छा है, यूरेनस और नेपच्यून, यानी मैं तो इसका ये कह सकता हूं आपको यूएन आप उत्तर देंगे, लेकिन यहाँ पर हिंदी में आप लोगों को लिखा हुआ है अरुण और वरुण, क्योंकि ये देखिए दोनों की स्थिति जो है वो एक सहोदर भाई के रूप में है। अच्छा प्रश्न साथियों, ये इसका राइट आंसर जो है वो 4 नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर आ रहा है, सिजगी है। अब आप देखिए, आपने पूर्णिमा अमावस्या का नाम तो सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो फिर आपने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का नाम तो सुना ही होगा, वो भी नहीं सुना तो ज्वार और भाटे का नाम तो सुना होगा। साथियों अगर आप देखिए दो बातें बड़ी स्पष्ट हैं, यदि मान लीजिए सूर्य, ठीक है, अर्थ और मून, ये तो ये स्थिति भी सिजगी की है, और अगर हम ये देख लेंगे कि यहाँ पर सूर्य, मून और अर्थ, ये स्थिति भी सिजगी की है, यदि ये तीनों एक सीध में स्थित हो, एक सीधी रेखा पर स्थित हो, तो वह क्या कहलाता है, सिजगी कहलाता है। ठीक है विद्यार्थियों, आप इसको गौर से देखिए तो देख लेते हैं सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थित, बिल्कुल सही है, इसका राइट आंसर भी यही होगा। लेकिन और भी ऑप्शन देख लेते हैं, वो क्या कहते हैं, सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी की स्थिति, ये तो बिल्कुल ही नहीं है, यहां पर ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के एक ही ओर सूर्य तथा चंद्रमा की स्थिति, ये भी नहीं हो सकता, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की समकोणिक स्थिति। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखिए, वो तीनों एक ही सीधी रेखा पर स्थित हो तो वह क्या कहलाता है, सिजगी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ रहा है साथियों, क्वेश्चन नंबर 15, पार्थिव ग्रह देखिए कौन कौन से हैं, टेरेस्ट्रियल प्लेनेट कौन से हैं। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि जो आंतरिक ग्रह हैं, आपको एक ही बात याद रखिए, अगर आपको क्रम भी याद है, देखिए ये हमारा सन है और सन के पहला बुध आएगा, फिर हमारा कौन सा है, शुक्र है, फिर हमारा कौन सा है, पृथ्वी है, और फिर हमारा कौन सा है, मंगल है। ये जो चार हैं ये साथियों कौन से होंगे, ये हमेशा इनको तो कहते हैं आंतरिक, और आंतरिक को ही हम दूसरा नाम दे सकते हैं पार्थिव, राइट। उसके बाद में आपका आएगा बृहस्पति,
बृहस्पति के बाद में आप नोटिस करिए यहाँ पर आपका आएगा शनि, शनि के बाद में आएगा अरुण और अरुण के बाद में आएगा वरुण। ये सूर्य से दूरी के हिसाब से सीधा क्रम है, ठीक है। ये जो कहलाएंगे वो क्या कहलाएंगे, बाह्य ऑब्लिक गैसीय ऑब्लिक जोवियन, ये लीजिए ये इनके नाम है। अब आपसे उसने पूछा कौन सा है, पार्थिव। पार्थिव का मतलब क्या है, आंतरिक। और आंतरिक में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए बहुत ही क्लियर आपको लिखा हुआ है यहाँ पर, अगर आप इसको गौर से देख रहे हो तो यहाँ पर आप देखिए कौन कौन से हैं, तो बुध शुक्र मंगल, यहाँ पर आप देखिए बुध शुक्र मंगल पृथ्वी और बृहस्पति, ये तो होगा ही नहीं, इसमें एक कम पड़ रहा है, इसमें सही एग्जैक्ट ये उत्तर हो जाएगा बुध शुक्र और, ये देखिए बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल। हालांकि ये भी बुध शुक्र और पृथ्वी भी आंतरिक के भाग है, लेकिन उसने एक ऑप्शन जो है वो अपने लिए पूर्ण कर दिया, तो इसका दूसरा ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 16। ये देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, 16 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत, देखिए ओलंपिस और निकस ओलंपिया, ये तो पर्वत की बात है, और ये क्या है, ज्वालामुखी। क्या है, ज्वालामुखी। किस ग्रह पर स्थित है, मंगल, पृथ्वी, बुध और बृहस्पति। साथियों इसका राइट आंसर जो है वो मंगल होगा। निकस ओलंपिया बहुत ऊंचा पर्वत है और काफी, यानी माउंट एवरेस्ट से भी काफी ऊंचा पर्वत है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मंगल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए ये देखिए फोबोस और डीमोस किस प्रकार के उपग्रह, ठीक है, किस ग्रह के उपग्रह, सॉरी। तो देखिए दो बातें बड़ी स्पष्ट समझ लीजिए, यहां पर मैं थोड़ी सी चर्चा भी आपसे कर लेता हूं। ग्रह जिनका स्वयं का अपना प्रकाश नहीं होता, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, ग्रह कहलाते हैं। और किसके परिक्रमा करते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। उपग्रह ग्रह की परिक्रमा करते हैं साथियों, और जब ग्रह की परिक्रमा करेंगे, ये जो उपग्रह होते हैं, तो दो हमारे पास दो ग्रह हैं, दो ग्रह कौन कौन से, बुध और दूसरा कौन सा, शुक्र। दोनों का उपग्रह नहीं है, कोई उपग्रह नहीं है, क्या कोई उपग्रह नहीं है, ये लीजिए इसका कोई उपग्रह नहीं है। पहली बात तो आप ये ध्यान से रखिए, कोई उपग्रह नहीं है। दूसरी बात, इसका तो राइट आंसर जो है वो मंगल हो ही जाएगा। आप देखिए दूसरी बात, अगर आप इनको दो बातें देखेंगे, सर्वाधिक किसके होते हैं, तो सर्वाधिक ध्यान रखो शनि के हैं। कितने उपग्रह, 82। कितने हैं, 82। एनसीईआरटी में कक्षा 6 की जो बुक है उसमें बृहस्पति के दिए साथियों 79 है बृहस्पति के, वो गलत है, तो ध्यान रखिएगा। पहले होते थे बृहस्पति के सर्वाधिक, ठीक है, अब सबसे ज्यादा उपग्रह किसके होंगे, शनि के। तो और दूसरी बात, हमने थोड़ी देर पहले कहा था सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो गैनीमीड, और सबसे छोटा अगर कौन सा है तो डिमोस। ध्यान रखिए सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा हो जाएगा, डिमोस हो जाएगा। तो ये मंगल के दो हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर जो है वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है, तो बिना वक्त गवाए शुक्र, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। इवनिंग स्टार भी यही होगा, ध्यान रखिए। मॉर्निंग स्टार भी यही होगा, ठीक है, यानी सांझ का तारा और भोर का तारा। अगर बात करें चमकीला, तो चमकीला तारा भी यही होगा, ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चमकीला तारा भी यही होगा। सबसे गर्म भी यही होगा, सबसे गर्म और सब सौंदर्य का देवता भी इसको हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, सौंदर्य का देवता। तो राइट आंसर जो है वो हो जाएगा क्या, शुक्र। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर आ रहा है। निकष ओलंपिया किस ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत है। अभी थोड़ी देर पहले इसकी चर्चा कर रहे थे, तो ये प्रश्न वंस अगेन रिपीट हो गया साथियों। फिर भी अच्छा प्रश्न है, जनरली ये पूछा बहुत बार जाता है, इसलिए इस प्रश्न को हम लोग बहुत महत्वपूर्ण तरीके से देख रहे हैं साथियों। अगर आप इसको देखेंगे तो इसका राइट आंसर अभी हमने कहा था क्या हो जाएगा, मंगल हो जाएगा। तो मंगल की बात हम लोग कर रहे हैं। अच्छा प्रश्न है साथियों आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर। देखिए इस समय रेलवे प्रतियोगिता परीक्षा ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है साथियों। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है, वहां इससे संबंधित आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दिल्ली पुलिस, एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी और एसएससी सीजीएल, उसमें इस प्रकार के प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण रूप से रखे जाते हैं। फिर मैं वंस अगेन कह रहा हूं कि अगर आपको हमारा ये कक्षा कार्यक्रम पसंद आ रहा हो तो हमारे YouTube चैनल जो ग्रुप बाई एनके यादव को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें,
साथ ही हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल बाय स्टडी को भी आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लग रहा है तो आप लोग ये हम लोगों को ये सम्मेलन या ये कह सकते हैं एक उत्साह की स्थिति में ला सकते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, सौर मंडल के कौन से दो ग्रह सभी ग्रहों के विपरीत पूर्व से पश्चिम दिशा में क्या करते हैं, परिभ्रमण करते हैं। देखिए परिभ्रमण शब्द लिखा हुआ है, करते हैं। ठीक है, अब आप सोचिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। अगर देखें, देखिए हमारी अर्थ है, मान लीजिए अर्थ, और हमारी अर्थ हमेशा इस तरीके से पश्चिम से कहा जाती है, पूर्व, पश्चिम से पूर्व जाती है सर, और एंटी क्लॉकवाइज। कैसी? एंटी क्लॉकवाइज। तो अब आप नोटिस करिए, देखिए बुध, उसके बाद में शुक्र, सॉरी शुक्र नहीं, बुध, उसके बाद में पृथ्वी, पृथ्वी के बाद में मंगल, मंगल के बाद में बृहस्पति, बृहस्पति के बाद में हमारा शनि, ठीक है, और शनि के बाद में वरुण। यानी अगर इसको हमें याद रखना है तो यूवी कर सकते हैं हम लोग, यूवी। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों को ध्यान में रहेगा बहुत अच्छे से। आप लोग, वी का मतलब वेनस यानी शुक्र, और इसका मतलब हो जाएगा यूरेनस यानी अरुण। दो ऐसे ग्रह हैं जो पूर्व से इस तरीके से, आप देखिए वो कैसे करेंगे, पूर्व से पश्चिम। इसका मतलब पूर्व से पश्चिम का मतलब क्या होगा, पूर्व से पश्चिम तो क्लॉकवाइज हो गया साथियों। वो क्लॉकवाइज जो है वो क्या करेंगे, परिभ्रमण करेंगे। तो आप देखिए इसका उत्तर जो हो जाएगा वो आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट है, शुक्र, और ये दो ही हैं। आप इसको याद करने का एक तरीका है, यूवी याद कर सकते हैं। अच्छा प्रश्न है स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 21। ये देखिए सर्वाधिक 82 ग्रह वाला ग्रह, तो यहाँ पर देखिए शनि सबसे ज्यादा इसके हैं, फिर 79 किसके हैं, बृहस्पति के। देखिए एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी अगर आप पढ़ रहे हो कक्षा 6 में एक टॉपिक है सौर मंडल, और सौर मंडल में सर्वाधिक यदि किसी के बताए गए हैं तो सर्वाधिक बताए गए हैं किसके, बृहस्पति के। लेकिन ध्यान रखिए गलत है, सबसे ज्यादा किसके होंगे, शनि के होंगे। क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पर आ रहा है साथियों। ये देखिए एक आकाश गंगा में तारों की संख्या होती है, तो बहुत अच्छा प्रश्न है, आपको ये पता होना चाहिए जितनी आकाश गंगा है कितनी, तो ये देखिए, और प्रत्येक में अगर हम बात करें तो उतने ही क्या पाए जाते हैं, तारे पाए जाते हैं। तो ब्रह्मांड में तारों की संख्या की अगर हम बात कर ले तो 10 की घात क्या हो जाएगी, 22 हो जाएगी। और हमने यहाँ पर कहा एक आकाश गंगा में तारे, तो एक आकाश गंगा में तारे 10 की घात कितनी, 11। ये बहुत अच्छा है, 10 की घात 11, ये ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 22 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 23, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी या शांत सागर कहाँ स्थित है। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, और इसमें क्या है कि जो चंद्रमा है उसके संदर्भ में ये बात कही है, शांत सागर जो है उसी से संबंधित जो है प्रश्न है। दक्षिण पूर्व अफ्रीका गलत है, रूस का पश्चिमी तट ये भी नहीं है, मंगल नहीं, इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, चंद्रमा। तो इसको जो है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी या फिर शांत सागर के नाम से जाना जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 24, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम कहा पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो देखिए यहां पर हमारा सन है, और सन के चारों ओर कौन मूवमेंट कर रही है, कौन कर रही है, अर्थ, अर्थ मूवमेंट कर रही है। ये लीजिए यहाँ पर अर्थ क्या कर रही है, मूवमेंट कर रही है। तो ये बताया था किसने, निकोलस कोपरनिकस ने। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इन्होंने ही बताया था। देखिए पहले जो है ये पृथ्वी आधारित संकल्पना आई थी पहले, फिर ये सूर्य आधारित संकल्पना आई। बहुत अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पर, सूर्य की रोशनी धूप को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है। देखिए कुछ किताबें इसको 8 मिनट 18 सेकंड भी लिख देती हैं, लेकिन क्या होता है ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि उपसौर और अपसौर की स्थिति होती है। तो आप ये जनरल, लेकिन औसत की बात कर लेते हैं 10 मिनट, ये तो होगा ही नहीं। अगर आप देखें तो उसकी गति को अगर आप देख लेंगे तो आपको पता ही है कितनी गति है, अभी हम थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे। दूसरा 8 मिनट और 16 सेकंड,
ये इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों ये। तो कितना, अगर आपको 8, 18 या 8, 22 भी कई बार मिलता है, अपसोर और उपसोर की स्थिति में कारण है, अगर जब अपसोर होगा, पृथ्वी और सूर्य के बीच में दूरी सर्वाधिक होगी, वो कहलाता है अपसोर, और वो होती है 15.21 करोड़ किलोमीटर, राइट। उसके बाद जो उपसोर होता है वो 14.70 करोड़ किलोमीटर होता है, तो उसमें थोड़ा कम समय लगेगा। आप सोचिए 14, 70 और 15, 21 में तो अंतर है ना साथियों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। 8 अगर 22 सेकंड्स भी ऑप्शन में हो और ये नहीं होता, आप उसको भी कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन पर आ रहा है, इसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है, क्योंकि वहां पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है। तो ये बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, और आप देख रहे हैं आप होड़ भी मची हुई है। अगर आप दूसरे देशों को देखेंगे तो सब लोग अपना ये कर सकते हैं, एक तरीके से सब लोग अपनी स्थिति जो है वहां पर मंगलयान भेजने में, जैसे भारत की भी बात करें तो भारत का मिशन जो है वो चल रहा है, लेकिन एक बार हम सक्सेस भी हो गए हैं, अनसक्सेस की स्थिति में भी है। तो अब इसका राइट आंसर जो है, मंगल पर क्या हो सकता है, जीवन संभव हो सकता है। अमेरिका जैसे देश, रूस जैसे देश जनरली वहां पर अपना क्या धीरे धीरे अपने कब्जे जमाने का प्रयास कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो तो उसे क्या कहते हैं। साथियों वैसे तो पूर्णिमा और अमावस्या, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष जो है वो एक एक बार की स्थिति होता है, परंतु एक माह में जब 2 पूर्णिमा होती है तो उस स्थिति को अगर आप देखेंगे तो उसे ब्लू मून, नीला मून, काला मून, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो है ये ब्लू मून जो होगा वो यही स्थिति में, ठीक है। तो 2 बार अगर पूर्णिमा हो तो वो क्या कहलाता है, ब्लू मून कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 28 आपके स्क्रीन पर आ रहा है, रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है। तो देखिए रेड ऑक्साइड जो है, लाल ग्रह जो है, उसको अगर हम देखें तो इसमें ये अच्छा प्रश्न है। जनरली आपको ऐसा लगेगा कि ये प्रश्न रात्रि के समय लाल दिखाई देता है, कौन सा ग्रह है, तो बुध तो होगा नहीं, मंगल, बृहस्पति और शनि। साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगल। बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं आपके लिए चलते चलते एक प्रश्न जो है वो छोड़ रहा हूं कि सबसे गर्म ग्रह शुक्र क्यों है, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है, बताना भी है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए मुझे कि सबसे उसको गर्म क्यों माना गया है, गर्म क्यों है वो। खगोलीय इकाई किन के बीच की औसत दूरी है। देखिए खगोलीय इकाई का मतलब समझिए साथियों, जो हमारे सन और अर्थ के बीच में जो है जो दूरी है वो क्या क्या कहलाती है, खगोलीय इकाई। क्या कहलाती है, खगोलीय इकाई। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा पृथ्वी और सूर्य, ये बी ऑप्शन जो है वो पूरी तरीके से राइट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन पर आ रहा है, अगर आप इसको देखेंगे, निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों गति में बराबर समय लगता है। देखिए ये अच्छा प्रश्न है, परिक्रमण और, तो उसने यहाँ पर ग्रह शब्द का यूज नहीं किया है। अगर आप इसको देख रहे हो तो इसको गौर से देखिए, उसने आकाशीय पिंड का किया है। आपको थोड़ा सा कंफ्यूज होगा साथियों, अगर आप सोच रहे हो आकाशीय पिंड और इन दोनों में, तो देखिए ये हमारी अर्थ है और हमारी पृथ्वी का एक ही उपग्रह है, कौन सा, चंद्रमा। और चंद्रमा हमारी पृथ्वी के क्या करता है, परिक्रमण करता है। और परिक्रमण, परिक्रमण का मतलब होता है चारों ओर घूमना। और ये स्थिति जब होती है तो उसमें लगभग 27.5 दिन, एवरेज 28 दिन भी हो सकते हैं, ये समय लगता है किसका, परिक्रमण का। किसका, यहां पर देखिए मैं यहां पर आपके मून की बात कर रहा हूं, चंद्रमा की बात कर रहा हूं, मंगल की नहीं, चंद्रमा की। और वो अपने अक्ष पर। अब बात आती है कि परिभ्रमण, परिभ्रमण का मतलब क्या है, घूर्णन। और घूर्णन में भी समय कितना लेता है, 27.5 लगभग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रमा हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों। क्वेश्चन नंबर 31 आपके स्क्रीन पर आ रहा है, आकाश का सबसे चमकदार, अभी हम थोड़ी देर पहले कह रहे थे, ठीक है, चमकीला ग्रह पूछे, यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान रखिए, तारा पूछा है। और आपको यह भी ध्यान रखना है सूर्य क्या है, सूर्य एक तारा है, क्या है, तारा है। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात, सबसे चमकीला ग्रह अगर हो, चमकीला ग्रह अगर क्वेश्चन में आ जाए तो उसका उत्तर होगा साथियों शुक्र। लेकिन यहां तो उसने तारा पूछा है, तो सबसे जो है देखिए प्रोमिक सेंचुरी, बनार्ड नेबुला, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सीरियस, ठीक है।
तो आप इसको थोड़ा सा देख लीजिए, इसका राइट आंसर जो है वो सीरियस हो जाएगा। ये सबसे क्या है, चमकदार तारा है सौरमंडल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप देख लीजिए 31, और ये कह सकते हैं ये आपका अंतिम प्रश्न है साथियों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेकिन इसको थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान से देखना है। प्रश्न अच्छा चूज किया गया है। अपनी धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण निम्न में से कौन सा ग्रह लेटा हुआ ग्रह के उपनाम से जाना हो? सोया हुआ, लेटा हुआ, देखिए ये सन है, ठीक है, और यहां पर अपना ग्रह है और ये अपना ग्रह, कोई ग्रह इस तरीके से हो सकता है। अगर हम ये तो जैसे मान लीजिए हमारी पृथ्वी, और पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री। अक्ष की बात कर रहे हैं, ये क्या है, अक्ष। और अगर हम यहाँ पर देखेंगे, अगर आपको यहाँ पर लग रहा है कि इसमें से कौन सा आएगा, तो बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए, आपको पता लग जाएगा। अगर यहाँ पर इस ग्रह को देख लें, इधर इसमें से देखिए बृहस्पति भी नहीं आएगा, शनि भी नहीं, वरुण है, इसका राइट आंसर होगा अरुण। अगर आप इसको देखेंगे, ये मान लीजिए उसका वो है और ये ग्रह इस स्थिति में, यानी इसका अक्ष जो है वो 90 डिग्री झुका हुआ है। कितना झुका हुआ है, 90 डिग्री झुका हुआ है, और 90 डिग्री झुका हुआ है किसका, अरुण का। ठीक है, तो इसको हम क्या किस नाम से जानते हैं, यूरेनस। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो अरुण। बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों। आप लोगों को अगर हमारी ये प्रश्नोत्तरी कक्षा कार्यक्रम भूगोल का जो विभिन्न विषय और विभिन्न टॉपिकों के ऊपर एक प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम चल रहा है, अगर ये पसंद आ रहा हो तो बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हमारे दोनों यूट्यूब चैनल, ज्योग्राफी बाय एनके यादव और बाय स्टडी यूट्यूब चैनल, दोनों यूट्यूब चैनलों पर आपके लिए क्लास अवेलेबल है, बिल्कुल निःशुल्क अवेलेबल है साथियों। अपने साथियों और अन्य विद्यार्थियों को भी आप लोग शेयर करें ताकि सब लोगों को लाभ मिले और हमारा उत्साहवर्धन हो। अगर आप लोगों का उत्साह, ये सहयोग मिला तो साथियों इस कार्यक्रम को बिल्कुल कंटिन्यू, आप देखिए लगातार आज हमारी 5वीं क्लास है और कंटिन्यू हम दे रहे हैं इन्हीं शब्दों के साथ। अब हम लोग चलते हैं, ठीक है, चलते चलते फिर एक बार आपसे आग्रह, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। जय हिंद, जय भारत।